अब बात पंजाब की करते हैं। पंजाब सरकार की किसान कर्ज माफी की स्कीम और जिस तरीके से पंजाब सरकार ने एक दिशा दी है कर्ज माफी को लेकर, वो लगातार आगे बढ़ रही है। किसानों की उन्नति, उनके विकास के लिए, तरक्की के लिए पंजाब सरकार की तरफ से नई तकनीक और नई सोच जो है वो लगातार आगे लाई जा रही है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर तमाम चैलेंजेस है पंजाब सरकार के सामने। इन चुनौतियों को पंजाब सरकार किस तरीके से देख रही है, क्या कुछ नीति पंजाब सरकार की आगे आने वाले दिनों में रहने वाली है, इन्हीं तमाम सवालों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। प्लीज एक बार जोरदार तालियों से प्लीज उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि कृषि महकमा इनके पास है। ऐसे में सवाल इनसे बनते हैं कि आगे के लिए किसानों के लिए क्या कुछ रोड मैप उनका रहने वाला है, और सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक दिनेश शर्मा। ओवर टू यू सर। धन्यवाद मोनिका। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा इस मंच के ज़रिए यही कोशिश है, जो तमाम मुद्दे जो हम ग्राउंड ज़ीरो से पिछले कुछ सालों से किसानों से जुड़े उठा रहे हैं, चाहे वो कर्ज माफ़ी की बात हो, चाहे आत्महत्याओं की बात हो, सुसाइड्स की बात हो, और एक नई सरकार है पंजाब में, नई दिशा किसानों को लेकर, नई पॉलिसी, नई नीति क्या करने वाली है। इस मंच के ज़रिए हमारी ये कोशिश होगी कि यहाँ न सिर्फ यहाँ जो किसान आए हैं, बल्कि हमारे जो दर्शक हैं और पंजाब के जो किसान हैं और देश के जो किसान हैं और बाहर जो विदेश में पंजाब के लोग रहते हैं, उनको भी आपकी सोच के बारे में, आप क्या नई दिशा जो है आने वाले सालों में, 4 साल में जो है किसानों के लिए रखने वाले हैं, उस पर एक राय बने, एक नई बात जो है यहाँ से निकल कर जाए, ताकि ये संदेश, ये मैसेज क्लियर हो कि पंजाब सरकार जो है किसानों को लेकर, किसानों के इश्यूज़ को लेकर सीरियस है, गंभीर है और किसानों के लिए काम कर रही है, ग्राउंड जीरो पे काम कर रही है। यही हमारी कोशिश रहेगी। तो कैप्टन साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले शुरुआत करें कि आपकी नीति अगले 4 साल में किसानों के लिए क्या होने वाली है। पहली बात तो जो समझने वाली है कि हम एक एग्रीकल्चर स्टेट है। पूरे हिंदुस्तान की 2% हमारी धरती है, 2% हमारे लोग हैं, मेनली एग्रीकल्चर में हैं, और इसमें 12.5% हमारी ऑल इंडिया फूड प्रोडक्शन हम करते हैं, 12.5%। लेकिन ये तो ओवरऑल फूड प्रोडक्शन है। जो हम नेशनल फूड पूल को देते हैं, इट इज़ ओवर 40%। गेहूँ, धान वगैरह जो हम उनको देते हैं, हमारे लिए बड़ा क्रूशल है ये। ना प्रॉब्लम ये हुई है कि आजकल जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर इन्होंने बनाई है गवर्नमेंट ने, आपने पता नहीं कईयों ने पढ़ी होगी शायद स्वामीनाथन रिपोर्ट। इट वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सी रिपोर्ट थी जी, टेकिंग इन अकाउंट, उसमें उन्होंने जो कॉस्ट फैक्टर्स हैं सब कुछ लिए और उन्होंने दिया, लेकिन उसमें से चुन चुन के उन्होंने बातें ले ली, टोटल इन टोटो नहीं ली। नेट रिज़ल्ट ये है कि हम आज देखो 2018 में हम बैठे हैं जी, रिकॉर्ड पैडी क्रॉप हुई है हमारी धान की, और रिकॉर्ड गेहूं की, कणक की हमारी रिकॉर्ड है। एंड येट इसके बावजूद हमारे किसान सुसाइड्स में पड़े हुए हैं, विच मीन्स कि ये जो क्रॉपिंग पैटर्न है इसको चेंज करना पड़ेगा, आमदन बढ़ानी पड़ेगी जी। सो उसको सामने रख के जी, हम आज वी आर गिविंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स टू PAU। हम इज़राइल से बात कर रहे हैं, हम अमेरिका, कनाडा से बात कर रहे हैं जी। वी आर ट्राइंग टू सी, देखिए गेहूं तो हमें देश के लिए पैदा करनी पड़ेगी जी, बिकॉज गेहूं सिर्फ नॉर्दर्न बेल्ट में होता है, बाकी इट इज़ पैडी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है हमारी जो धान की है, उसमें कोई अभी शॉर्टेज नहीं। इंडिया इज़ नाउ द नर्मदा वाटर स्कीम्स चल पड़ी हैं, गंगा बेसिन चल पड़ी है, तो वाटर इज़ अवेलेबल, बाकी स्टेट्स में सब कुछ हो रहा है जी। सो हम उस धान से निकलना चाह रहे हैं, पर उसके लिए हमें ऐसे क्रॉप देनी पड़ेंगी जो प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म कोई बनाना पड़ेगा जिससे उठा सकें। अभी थोड़ी सी चेंज आ रही है, मक्की आ रही है इस नॉर्दर्न बेल्ट में, द्वाबा में खास करके, एंड बट वी नीड अ प्राइस सपोर्ट।
तो अब गवर्नमेंट के साथ लगे हुए हैं कि प्राइस सपोर्ट करें। इसमें 2 किस्म की मक्की है, एक स्प्रिंग मेज़ ज़रा पानी ज़्यादा खाती है, लेकिन एक है जो दूसरी मेज़ है अपनी बरसाती मेज़ जिसको हम सेकंड क्रॉप करते हैं, वो द प्रोडक्शन तो बहुत फर्स्ट क्लास आ रही है, लेकिन प्राइस सपोर्ट जब तक नहीं होगी किसानों को मुश्किल होगा, उनको मालूम नहीं फिर हम बेचे कहाँ। अब प्रॉब्लम्स हमारी क्या है, द मेजर प्रॉब्लम नॉट द क्रॉप सो मच, इट इज़ वाटर। अब वाटर हम बहुत देर से सुन रहे हैं कि पानी का क्या, पंजाब ऐसे ही लड़ रहा है, पानी का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब हमारी 1966 में डिवीज़न हुई पंजाब की और हरियाणा की, इट्स डन ऑन द 60-40 बेसिस। 60% गया पंजाब को और 40% गया हरियाणा को। उसमें दिस वाज फ्रॉम द रावी एंड द फ्रॉम द सतलज एंड द ब्यास एंड रावी का जो थोड़ा सा पानी था, लेकिन जो जमुना का पानी था थ्रू ताजेवाला, वो इस यूनाइटेड पंजाब के पानी में शामिल ही नहीं किया। सो हरियाणा को मिल गया 40%, हमें मिल गया 60, और हमारे 3 नदियाँ जो हैं जी, लेकिन ताजेवाला हेडवर्क का 5.5 मिलियन एकड़ फीट वाटर उनको चला गया। सो दे इन दोनों पानियों से उनका प्रोडक्शन, उनकी एरिया 40%, वाटर जो इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे से ज़्यादा, हमें 8.5 मिलियन एकड़ फीट मिला हमारे नदी, उनको 5 MAF मिला, 5 से 5.5 जोड़ दो 10 पॉइंट समथिंग उनको मिल गया, 8 हमारा रहा। और उस वही नहीं, अभी शारदा लिंक कैनाल जो चल रही है उसमें से उनका भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिस्सा डाल दिया हरियाणा का। हमारे पास और पानी नहीं, एक बार ये पानी ख़त्म हो जाए, ये 3 नदियों का पानी ऊपर को तो फ्लो नहीं कर सकता, नीचे कोई फ्लो करेगा, फिर हमारे पास वी हैव नो अदर वाटर। अगर नदी का पानी नहीं रहा, सब सॉइल वाटर हमारा अवेलेबल नहीं है, तो पंजाब करेगा क्या जी? दैट इज़ द क्रिटिकल इशू। नंबर 1 वाटर, नंबर 2 क्रॉपिंग पैटर्न चेंज। बट क्रॉपिंग पैटर्न चेंज इफेक्टिव तब हो सकता है अगर हमारे पास पानी हो। सो दिस इज़ द क्राइसिस पॉइंट वी आर रीच। आपने कहा कि पानी कम है, पंजाब के पास पानी नहीं है देने को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी बात रख दी है कि एसवाइल बनानी पड़ेगी। एसवाइल हरियाणा कहता है, जो हरियाणा की बात थी कि एसवाइल, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसवाइल बनानी पड़ेगी। नहीं, वो ऐसा है ना कि आप अगर नदी बनाओगे, इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन व्हाट वाटर इज़ अवेलेबल। पहले पानी का फैसला तो करो, फिर ही पता लगेगा नदी में कितनी बड़ी नदी बनानी है जी। अगर हमारी आर्ग्यूमेंट चल पड़ी कि शारदा और ताजेवाला जमुना वाटर ज़्यादा दो, इसको रिड्यूस करो, देन द वाटर विल बी वेरी स्मॉल। सो ये बातें अभी बड़े प्रिलिमिनरी स्टेजेस में है, सब जुडिस है, लेट अस सी व्हाट हैपन। पानी की बात छोड़ के अगर नई नीति की बात करें, किसानों के लिए नई दिशा की बात करें, तो वो क्या रहेगी? अब पानी मैं आपको कह रहा हूँ कि चलो खेती बाड़ी तो बाद में आती है, पहले पीने का पानी तो हो जी। सब पंजाब का वाटर आर्सेनिक लेड से इट इज़ इन इट, एंड दिस इज हेल्थ के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जी। कैसे हुआ, नोबडी नोज। वी हैव ऑलरेडी मूव्ड विद द वर्ल्ड बैंक एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, द ADBI एशिया डेवलपमेंट बैंक जी, एंड होपफुली ये दोनों अप्रूवल आ जाएंगी तो हम पीने का पानी नहर से दें, ताकि एटलीस्ट ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है ये तो रिजॉल्व हो सकते हैं। कैप्टन साहब, हिमाचल के राज्यपाल आचार्य देवव्रत यहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती से ज़ीरो लॉस फार्मिंग की तरफ बढ़ना होगा, खेती की तरफ बढ़ना होगा। ये अल्टरनेटिव है, इसमें प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, फ़ायदा भी है, मुनाफा भी है, और जो इस तरह से नुकसान हुआ है ज़मीन को, किसानों को, उस नुकसान की भरपाई हो सकती है। आपको लगता है? आई डोंट नो व्हाट ही मीन्स, बट व्हाट आई थिंक ही मीन्स इज, एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स जो NPK है और ट्रेस एलिमेंट्स हैं, दैट शुड कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। पहले हमारे ज़माने में जब शुरू मैंने किया फार्मिंग, दैट टाइम इट वाज ऑल वी यूज्ड टू हैव इट, यू कुड से इट वाज ऑर्गेनिक जी। उसमें हम we used to do this rotation farming. You एक बार फसल ले ली कनक की या चावल की, अगली बार ग्रीन मैन्योरिंग कर दो, या अगर किसी के पास फार्म यार्ड मैन्योर है वो डालो कुछ वगैरह।
That he what he means by organic. जी. But then फिर varieties ऐसी आ गई, green revolution आया, you got the Mexican wheats. उनकी performance depended on the amount of fertilizer you put in. जी. In nitrogen, phosphate, potash, trace elements, trace various सब कुछ डालना पड़ा था उसमें. And then they gave production. तो फिर एक बार लोगों को ये पड़ गया ना. Same thing in paddy Philippines से आई. I remember IR8 एक पहले होती थी variety. It used to only respond अगर आप उसमें कोई fertilizer ना डालो तो production नहीं आती थी. जी. So then one by one ये fertilizer extensive इस्तेमाल होने लग गया. जी. और rotation बंद कर दी पंजाब किसान ने. कणक के बाद फिर चावल, चावल के बाद फिर कणक, कणक के बाद चावल, बस यही रोटेशन ग्रेन का चल गया. आज प्रॉब्लम यह है मेरे पंजाब के सॉइल्स पहले कॉपर और जिंक की डिफिशिएंसी होती थी, अब बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, ये सब डिफिशिएंसीज आ गई सॉइल में बिकॉज वी आर नॉट गिविंग इनफ नेचुरल एलिमेंट जो गवर्नर साहब ने कहा है जी. इनटू इट. जी. दैट इज़ वन. एंड देन ऑफ कोर्स अब रोटेशन तो बिल्कुल ही छोड़ दी उन्होंने बिकॉज पैसा नहीं लोगों के पास, अब ज़मीनें घट रही हैं. जी. अब मेरे 17.5 लाख मेरे किसान हैं पंजाब के, 10.25 लाख मेरे हैं अंडर दी 5 एकर्स ऑफ लैंड, जिसको अब हम डेट रिलीफ दे रहे हैं. वो 10.25 लाख के लिए 2 लाख रुपए पर फार्मर वी आर गिविंग. तो वी आर ऑल्सो डूइंग घर घर नौकरी का प्रोग्राम जो चल रहा है जी. एंड डेट रिलीफ जो कर रहा है. तो किसानों को भी देख रहे हैं एंड जो वहाँ से निकल के शहर को आ रहे हैं उनको हर घर में एक नौकरी देने की हमारा प्रोग्राम है. वी हैव हैड अबाउट 6 मेलास एंड आई थिंक वी हैव कंट्रीब्यूट डन अबाउट रफली नियरली 2.25 लाख बच्चों को हमने नौकरी दे दी. एंड एज फार एज दिस डेट रिलीफ है उसको हमने अब हम MLAs को देने लगे राइट अप टू सब डिवीजन लेवल के. वो बांटने नेशनल स्टेट लेवल का 4 मेरे हुए थे जिसमें मैं गया था, बाकी उनको दे दिए. वी हैव डन अबाउट 2 लाख फार्मर्स एंड 1000 करोड़ के तकरीबन हमने वो उनको दे दिया है. जी. विपक्ष कहता है कि आपने कहा था कि आप सत्ता में आएंगे तो लकीर मार देंगे कर्ज पे, वो लकीर लगेगी? क्या करेंगे? वो एक लाइन लगा देंगे, सबके कर्ज जो है माफ कर देंगे A to Z, वो होंगे? वी आर डूइंग दैट. यू सी अब देखिए वी कैन ओनली फंक्शन विद इन आवर रिसोर्सेज. अब जब हम गवर्नमेंट में आए तो किसी को नहीं मालूम था कि फाइनेंशियल सिचुएशन पंजाब की क्या थी. थोड़ी थोड़ी बातें निकलती थी इधर से उधर से, दबा के रखते थे इसको. अब 2,08,000 करोड़ तो हमारा स्टेट डेट था, हमने बोरो की थी, लोगों से बोरो फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स वगैरह से ली. 42,000 करोड़ वाज द फिस्कल डिफिसिट. 12,000 करोड़ मेरा रेवेन्यू डिफिसिट था. मेरे पास तो तनख्वाह देने को पैसे नहीं थे. 1-2 महीने अब तो नहीं हमने इम्प्रूवमेंट की है, मच इम्प्रूवमेंट की है, लेकिन 2 महीने तो मेरे तनख्वाह जो पहली तारीख को मिलनी चाहिए थी 15 या 20 तारीख को लोगों को देनी पड़ी हमें. वी डिडंट हैव मनी. सो व्हाट वी हैव डन विद इन आवर रिसोर्सेज जो हम कर सकते हैं. अब वाई शुड मिस्टर प्रकाश सिंह बादल एंड वाई शुड मिस्टर अमरिंदर सिंह टेक डेट रिलीफ? डेट रिलीफ को तो छोटे किसानों को देंगे ना. और मेरे 5 एकड़ से कम 10.25 लाख है, तो वो 10.25 लाख को मैं दूंगा पहली फेज में. फिर वंस द पंजाब फाइनेंसेस इम्प्रूव देन वी कैन लुक एट द बिगर वंस. जी. सुखबीर बादल कहते हैं कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करते हैं. यू कीप ऑन टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल क्राइसिस. यूएस में भी फाइनेंशियल क्राइसिस है लेकिन वो इसका जिक्र नहीं करते. पंजाब सरकार कैप्टन अमरिंदर ही फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करता है. बात तो सही है, तो मैं क्या करूं, कह दूं कि फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं जब है तो व्हाट आर दे सेइंग, क्या कह रहे हैं कि सिर्फ बात रोना रो रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस का. अभी तो मैंने आपको कहा है 2,08,000 करोड़ तो हमारी बोरोइंग्स हैं जी, विच मीन्स उसकी इंटरेस्ट भी पे करना है, उसकी किस्तें भी वापस देनी है. 42,000 वाज द फिस्कल, नॉट टुडे बट द डे वी टुक ओवर. जी, 42,000 करोड़ फिस्कल डिफिसिट थी और रफली 12,000 करोड़ रेवेन्यू डिफिसिट थी. तो ये जो सिचुएशन देन था अब तो नहीं रहा. जी, थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ ग्रेट डील. जी, हाउ हैव वी इम्प्रूव्ड देम? We have improved, we have cut out wasteful expenditure.
हमने अपने बेल्ट्स को टाइटन किया है, खर्चा घटाया है इन ऑल वेज, एंड वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन रिड्यूसिंग ऑल दिस डेट। जी, आप तो इन्होंने 31,000 करोड़ जो हम खरीदते हैं ना, FCI हमारी गेहूं वगैरह लेती है, जी, फॉर दैट वी टेक मनी, दे गिव अस मनी विच वी बाय ऑन देयर बिहाफ। ये हमारा नहीं है, उनके लिए स्टोर करते हैं, उनके लिए हम खरीद करते FCI हैं। का, एंड 31,000 करोड़ उसका लेके इन्होंने गायब भी कर दिया। आई डोंट नो वेदर 31,000 करोड़ इज गॉन। जी, तो सरकार जांच कर रही है। वो तो अब हम जाके वी हैव टॉक टू मिस्टर जेटली, वी हैव टॉक टू द अदर, दे अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम कि ये लिया फसल खरीदने को और पता नहीं गायब कहाँ हो गया। जी, सो वी आर सेइंग कि इफ वापस तो हमने करना ही है, जी, लेट अस डू इट इन इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट काटो, 10 अबाउट रफली 9,000 करोड़ तो इंटरेस्ट है इस पे, जी, उसको काटो एंड देन लेट अस गिव अस इंस्टॉलमेंट्स ताकि हम वापस जी। करें। इस किस्म की रिस्पॉन्सिबल एक्सपेंडिचर करते रहे। जी, लेकिन इसकी जांच कर रही है सरकार, ये कि पैसा कहाँ गया ये? या आप ढूंढो या ऊपर वाले को पूछो, हमें तो मालूम नहीं है। आत्महत्याएं, सुसाइड्स कैसे रुकेंगे कैप्टन साहब, क्योंकि वो अभी भी दस्तूर जारी है, पहली सरकार हो, अकाली बीजेपी सरकार हो या आपकी सरकार हो, सुसाइड्स अभी भी जारी है, कैसे रोकेंगे? सुसाइड रेट, मैं अभी आपको कहा है कि हमने रिकॉर्ड क्रॉप कर दिया इस साल, रिकॉर्ड कणक और रिकॉर्ड चौनासी कहने हैं, दैट इज धान। अब इसके बावजूद के दोनों रिकॉर्ड क्रॉप्स हुए हैं, फिर भी सुसाइड चल रहे हैं, बिकॉज पीपल कैन नॉट सर्वाइव ऑन दिस। इसका जो पैसा उनको मिलता है इट इज़ टू लिटिल। और जो आदमी कोई प्राइड वाला होता है और वो देखता है कि मैं अपने बच्चों को रोटी नहीं दे सकता, तो करेगा क्या? यही करता है जी। तभी मैं उनको कहा है कि प्लीज़ ये मत करो, वी आर डूइंग आवर बेस्ट, वी विल ट्राई एंड डू, इट इज़ गॉन डाउन। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट स्टेटिस्टिक्स, बट स्टेटिस्टिक्स बताते हैं को जो 2 साल पहले थे उतने सुसाइड्स नहीं हो रहे। ये शून्य कैसे होंगे, जीरो कैसे होंगे, और क्या कोई और भी कारण है आत्महत्याओं के, सुसाइड्स के? नथिंग, ड्रग्स आर वन थिंग, बट दैट इज नॉट छोटे बच्चे जी, वो तो जो इस बात में पड़े हुए हैं उस पे हम बहुत सख्ती करें, एंड वी आर ऑल्सो डूइंग ड्रग एडिक्शन सेंटर्स। इसके अलावा वी आर कैचिंग दम, वी हैव सेट अप अ स्पेशल टास्क फोर्स और हम पकड़ रहे हैं जी। और छोटे छोटे पकड़ने का क्या फ़ायदा होता है, बेचारे ऐसे ही आप ही इसमें फंसे हुए हैं जी। हम बड़ों की तलाश में हैं, एंड वी विल कैच दम। कैप्टन साहब, हमारे साथ यहाँ किसान भी है, छात्र भी है, मैं चाहूँगा कि सवाल लें। तपिन सर, हमने जो आप कह सकते हैं कि फूड बाउल में हमने जो अपना कंट्रीब्यूट किया है, 40% हम वीट में कर रहे हैं, 60% राइस में कर रहे हैं। सर, इतनी कंट्रीब्यूशन के बाद हम इतना सारा वाटर जो यूज़ कर रहे हैं, सर मेरा क्वेश्चन सिंपल यही है कि अगर हम पानी के बारे में इतना वरीड है, सो व्हाट द स्टेप्स गवर्नमेंट इज टेकिंग टुवर्ड्स डाइवर्सिफिकेशन? जैसे मैंने पहले कहा है दैट वी हैव टू गेट आउट ऑफ पैडी, particularly paddy. We have today 2 Israeli trial plots, well, let's say projects in Punjab. एक साढ़े करतारपुर है, एक इधरले पासे होशियारपुर दी साइड। Now they are trying, वो करते क्या है, they are doing vegetable nurseries and giving to farmers. So this is a start, this is a beginning. I am going in next month to Israel also, and we are trying to get them more involved. Otherwise ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਹ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉਣੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। संदीप, मैं चाहूँगा और सवाल लें। 42,000 करोड़ का मुख्य मंत्री साहब ने गल की है कि साढ़े उपर जो सरकार बनी है उदों ही पै गया खर्चा, वो बेसिकली उही खर्चा आ जिहड़ा 13,000 करोड़ के घपले की गल चल रही सी। पिछले 10 साल के समय के श्रोमणी अकाली दल भाजपा गठजोड़ की जो सरकार सी, हर साल जिहड़ा 1300 करोड़ 1,300 करोड़ जिहड़ा घटदा सीगा, वो क्लीयर कट घपलेबाजी है। तो मैं मुख्यमंत्री साहब नूं मेरा एक ये सवाल है कि यदि इनकुआरी कराने च की हिच है, क्योंकि वो पैसा जिहड़ा जिस तरह केंद्र सरकार प्रोक्योरमेंट लई सारा पैसा दिंदी है, तो पंजाब सरकार जिहड़ी उस पैसे के इवज विच अनाज खरीद के दिंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हर साल 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,300 करोड़ रुपया गायब ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ नहीं ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ जी। I mean, this is not only a question of गायब होना, it is गायब होना in a very large degree। 31,000 crore था एक कोई चीज़ है जी। at the time of purchase of crops, I think 2 years ago, हमारे से 1 साल पहले जी। उसका ही नहीं पता लग रहा कहाँ गया है। एंड जो बाकी हैं, दिस इज ग्रोन। जब साडी गवर्नमेंट हमने छोड़ी थी, दैट टाइम द टोटल डेट ऑफ द स्टेट वाज 30,000 करोड़। नाउ इट इज 2,08,000। एंड इन एडिशन टू दैट फिस्कल डिफिसिट, अब रेवेन्यू न्यूट्रल हम बन गए हैं एंड होपफुली रेवेन्यू पॉजिटिव भी हम बन जाएंगे 1-2 महीने में। सो बट यू नो अगेन टू कवर 2,08,000 इज नॉट एन ईजी थिंग। उसको आहिस्ता आहिस्ता हमें करना पड़ेगा, टाइम है। और ये जो क्वेश्चन इन्होंने किए हैं, सभी पूछ रहे हैं वेयर इज द मनी गॉन। जी, आई एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन, वेयर इज द मनी गॉन। लेकिन आप तो सरकार हैं, आप तो पता लगा सकते हैं कि पैसा कहाँ गया। नो, वी गॉट द ऑडिटर, क्या एक रिपोर्ट आई है, उस उन्होंने टोटल वेस्टेज बताई है द लास्ट गवर्नमेंट की। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एवरी ईयर रिपोर्ट देते हैं, उसमें उन्होंने बताया इट्स देयर, it's just wastage जी। and wastage is something that we Punjab cannot afford wastage जी। पता चल पाएगा कि पैसा कहाँ गया। yes, well 31,000 का तो I do not know when we will really break into that to find out गया कहाँ। लेकिन बाकी जो amounts हैं which has added up to 2,08,000, yes definitely पता लग जी। तपेन और सवाल लें आप। मैं सोसाइटी तो कर्जा लिया 72,000 ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮਾਫ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7,000 ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਜ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ नहीं लगने चाहिए। डिफॉल्टर जो लिस्ट है उसमें से उनको निकाला जाए, ये इनका सुझाव है, ये कह रहे हैं। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ 50,000 रुपया, दैट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही है, वो भी खत्म हो जाओ। कैप्टन साहब, ऑनलाइन भी हमारे पास व्यूअर्स के जो सवाल हैं वो आए हैं। जरूर। एक व्यूअर हैं संधू, वो पूछते हैं कि किसान जो है, किसान दबता जा रहा है, किसान कर्जे में दबता जा रहा है, किसानी एक तरह से बर्बाद होती जा रही है। क्या इस पर एक गंभीरता के साथ न सिर्फ प्रदेश सरकार को बल्कि सेंटर गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा, एक ठोस नीति बनानी पड़ेगी? वेल, आपने मेरा ख्याल देखा होगा कि सभी स्टेट्स ने अपनी अनाउंसमेंट्स की हैं कि डेट वेवर, महाराष्ट्र ने की है, यूपी ने की है, सब ने की है। किसी ने 50,000 दे रहे हैं, कोई 1 लाख दे रहे हैं, सिर्फ पंजाब है जो 2 लाख दे रहे हैं, बाकी तो सभी कम दे रहे हैं। मेन थिंग तो टैकल करने का यही तरीका। देखो, हमारी किसानी तो बहुत मेहनत करती है। द क्वेश्चन इज, जब कॉस्ट ऑफ इनपुट्स बढ़ रहे हैं तो जो आपकी फिनिश प्रोडक्ट है, जो फूड कॉर्पोरेशन दे रही है, इट मस्ट बी कमेंसरेट। इस साल करने दें, एक साल ऐत की हुण झोने की आनी है फसल, ऐत की तुम देख लेना इन्होंने 200-300 रुपए बढ़ा देना क्योंकि इलैक्शन अगले साल आई एंड इन्होंने दे विल डू इट। तो ऐत की खुश हो जाओ कि ऐत की मेरा ख्याल झोना जरूर बढ़ूगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगेन दे विल फॉरगेट। ये अनफॉर्चुनेटली एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स हियर। जी मीडिया, जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर अपनी बात और किसानों के सामने अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये मंच जो है किसानों के लिए था, किसानी की बात करने के लिए था, इसलिए राजनीति का कोई सवाल आपसे मैं नहीं करूंगा। मौके बहुत होंगे, आगे भी मिलेंगे और हम यही चाहेंगे जो आप राजनीति का करो, मैं अभी बताता हूँ आपको। सवाल बहुत हैं और वो जारी रहेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ, हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आपने वादे किए पंजाब के किसानों से, पंजाब की जनता से, आने वाले 4 साल में आपकी सरकार पूरे करेगी और अपने वादे जो हैं वफा करेगी और उन पर खरा उतरेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लगातार हम किसानों की खुशहाली की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने एक अलग मुकाम किसानी में हासिल किया है। और मैं सबसे पहले अमृतसर के किसान प्रीत इंद्र की बातचीत का कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहूँगी। सबसे पहले बात करना चाहूँगी अमृतसर के किसान प्रीत इंद्र की, जिन्होंने 16 साल की उम्र में अपने शौक़ को प्रोफेशन में बदला है। और क्या कुछ सफ़र इनका रहा है, एक नज़र डालते हैं।
पंजाब में डेयरी फार्मिंग से दूर होते किसानों के लिए अमृतसर के नागखुर्द गांव के प्रीत इंद्र सिंह एक मिसाल बन चुके हैं। प्रीत इंद्र ने डेयरी फार्मिंग की शुरुआत अपने भाई के साथ शौकिया तौर पर शुरू की थी, लेकिन धीरे धीरे उनका यही शौक उनका प्रोफेशन बन गया। प्रीत इंद्र के डेयरी फार्म में करीब 350 गायें हैं। डेयरी के क्षेत्र में इन्हें स्टेट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। ब्रीडिंग में अच्छा सीमन लेके HF का और जहां से भी मिलता था वहां से लेकर आते थे। नए नए अच्छे फार्मर में फार्म के पास जाते थे, उनके पास जितनी भी नॉलेज कोई दे सकता था वो लेते थे और वही नॉलेज आन के अपने फार्म पे अडॉप्ट करते थे। और ब्रीडिंग में हम तकरीबन हरियाणा और जम्मू में अच्छी खासी गायें बेचते हैं और साल में तकरीबन 50, 60, 70 गायें बेच देते हैं और देखा जाए तो अच्छी आमदन है। प्रीत इंद्र सिंह कहते हैं कि भविष्य में उनकी प्लानिंग कैटल फार्मिंग शुरू करने की है। साथ ही कहते हैं कि किसान सरकार की स्कीमों का फायदा उठाकर अपना भविष्य संवार सकते हैं। प्रीत इंद्र सिंह की सोच और उनके हुनर के लिए उन्हें जी पंजाब हरियाणा हिमाचल सम्मानित करता है। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी प्रीत इंद्र को, लेकिन उससे पहले मैं आशीष सहगल CEO सेल्स जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उनको भी स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी और जोरदार तालियों से प्लीज प्रीत इंद्र का स्वागत कीजिए। एक नया मुकाम इन्होंने हासिल किया है 16 साल की उम्र में, इतनी बड़ी अचीवमेंट किसानी में। प्लीज तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियों से प्लीज जो सम्मान इन्हें मिला है। और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से तमाम ऐसे युवा किसान आगे बढ़ते जाएं और नई तकनीक और नई सोच को आगे बढ़ाते जाएं। शुक्रिया प्रीत इंद्र, एक बार फिर से जोरदार तालियां प्रीत इंद्र के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे लुधियाना के एक ऐसे किसान की जिन्होंने बीफ फार्मिंग में एक नया मिसाल कायम की है और क्या कुछ सफर रहा है इनका बीफ फार्मिंग को लेकर, एक नजर डालते हैं। रायकोट के वडुंदी गांव के किसान कंवरपाल सिंह पन्नू ने बीफ फार्मिंग को अपनी आजीविका का जरिया बनाया है। साल 2003 में पन्नू ने इस काम को सिर्फ 30 कॉलोनियों से शुरू किया था, जो आज 3000 से भी ज्यादा कॉलोनियों तक पहुंच गया है। पन्नू के फार्म में तैयार किए गए शहद की बाजार में काफी मांग है। शहद को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए पन्नू ने पहली बार शहद का छोटा पैकेट मार्केट में उतारा है, जिसकी कीमत महज 5 रुपए है। कंवरपाल सिंह ने खेती के साथ साथ बीफ फार्मिंग को अपनाकर किसानों को मुनाफे की नई राह दिखाई है। बेसिक ट्रेनिंग लेके बी कीपिंग का काम शुरू किया सी ते उस तो बाद असीं स्टार्टिंग में 30 बक्सियां तो 30 कॉलोनियां तो काम शुरू किया सी ते फिर असीं लोड़ पई भी होर एडवांस ट्रेनिंग कुछ सीखीए जी। फिर असीं PAU कोल गए, PAU तो एडवांस ट्रेनिंग लई। एडवांस ट्रेनिंग लेण तो फिर साडी कॉलोनियां दी गिणती वधदी गई ते हौली हौली असीं प्रोग्रेस करते गए। कुल मिला के कह सकते हैं कि मेहनत तो बहुत आ, डर्टी जॉब आ, माइग्रेशन करनी पैंदी है कदे किते, पर नहीं असीं हुण काम मैथी लिया कि करना ही करना, तो बहुत वधिया चल रहा है। कंवरपाल सिंह चाहते हैं कि सरकार इस काम के लिए किसानों को प्रोत्साहित करे ताकि पंजाब में ज्यादा से ज्यादा लोग इस व्यवसाय को अपनाकर अपनी आजीविका कमा सकें। कंवरपाल सिंह की इस सोच और जज्बे के लिए आज उन्हें जी पंजाब हरियाणा हिमाचल सम्मानित कर रहा है। और अब मैं चाहूंगी कि प्रीत इंद्र प्लीज स्टेज पर आएं। जिस तरीके का एक नया मुकाम उन्होंने बीफ फार्मिंग में हासिल किया है, और मैं चाहूंगी कि मुख्यमंत्री और तमाम गेस्ट उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें ये सम्मान दें। इसके साथ साथ अगले किसान की हम बात करेंगे। अगले किसान हैं हमारे आनंदपुर साहिब से नरेंद्र सिंह, जिन्होंने एलोवेरा में एक नया मुकाम हासिल किया है। किसान नरेंद्र सिंह को जब गेहूं और धान की खेती से मुनाफा नहीं हुआ तो उन्होंने अपने एक दोस्त की सलाह पर 2.5 एकड़ जमीन में एलोवेरा लगाया और फिर उनकी जिंदगी मानो बदल गई।
एलोवेरा से नरेंद्र को इतना फायदा हुआ कि उनका सालाना टर्नओवर 3 करोड़ के करीब पहुंच गया। एलोवेरा और अन्य जड़ी बूटियों की खेती करके किसान नरेंद्र सिंह ने 2 फैक्ट्रियां खड़ी की और कई लोगों को रोजगार दिया। आज नरेंद्र सिंह अपने लगाए प्लांट में हर्बल जूस, स्क्वैश, टूथपेस्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, शैम्पू, साबुन और देसी दवाइयां तैयार कर देश और विदेश में सप्लाई कर रहे हैं। 25 एकड़ ਵਿੱਚ ਐਲਵੀਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੇਰਾ ਟੂਥਪੇਸਟ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਬਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੀਮ, ਫੇਸ ਵਾਸ਼, ਸਕਰਬ ਪੈਕ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪਸੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਏ, ਟੌਨਿਕ ਆ ਗਈ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਟੌਨਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਐਲਵੀਰਾ ਜੂਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਜੂਸਸ ਵਗੈरह, फ्रूटी वगैरह आ गया। अपनी दूरदर्शिता और सफल किसानी के चलते आज नरेंद्र सिंह उन किसानों के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं जो खेती को घाटे का सौदा समझते हैं। नरेंद्र सिंह को आज उनके इस शानदार काम के लिए इस मंच से सम्मानित किया जा रहा है। आनंदपुर साहिब से नरेंद्र सिंह, जिन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया है एलोवेरा में, क्योंकि एलोवेरा को इन्होंने रोजगार बनाया है। जोरदार तालियां नरेंद्र सिंह के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए। और अगली बात हम हॉर्टिकल्चर की करेंगे। पठानकोट के किसान हैं ठाकुर बलराम सिंह, जिन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर लीची की खेती को अपना रोजगार बनाया है। ठाकुर बलराम सिंह पठानकोट के कस्बा सुजानपुर के रहने वाले हैं। परंपरागत खेती को छोड़कर हॉर्टिकल्चर में हाथ आजमाया और 90 एकड़ रकबे में लीची उगाई। एक कलकत्ता लीची तो दूसरी देहरादून किस्म की लीची है। बलराम सिंह कहते हैं कि प्रति एकड़ उनको हर साल 90,000 रुपए तक का मुनाफा होता है और इसमें लागत भी कम लगती है। ये कलकत्ती लीची जड़ी है ये 80 किले, 10 किले देहरादून है। 2 ही फसलां साडे पंजाब च हुंदियां ज़्यादा ते सीडलैस भी लाइए इदां। एक तो यह है कि लीची के बाग की जी एज है वो भी 100-150 साल तो तक मनी जाती है। सो जी कि काफ़ी ज़्यादा तो तुहाडियां जनरेशन जड़ियां दा फायदा लै सकदियां ते इहदे च एक बारी बाग तैयार हो जाए, मेहनत की भी घट लोड़ है। लीची एक ऐसा फल है जिसके पौधे एक बार लगाने से करीब 150 साल तक फल मिलते हैं। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जाता है वैसे वैसे फल भी मीठा और पैदावार बढ़ती जाती है। बलराम सिंह की 3 पीढ़ियां इस फसल पर काम कर चुकी हैं और अब उनका बेटा भी उनके साथ मदद करता है। किसान ठाकुर बलराम सिंह के इन्हीं प्रयासों के चलते आज इस मंच से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तो कम लागत को मुनाफे का सौदा इन्होंने बनाया है और लीची की खेती ये करते हैं और इसी को इन्होंने अपने रोजगार का साधन बनाया। आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे मुक्तसर के गांव कोलियावाली की हरपिंदर कौर जी की, जिन्होंने मछली उत्पादन में नया मुकाम हासिल किया है। मुक्तसर में ज्यादातर हिस्सा सेम से प्रभावित है, जहां फसल उगाना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में इस परिवार की बहू हरपिंदर कौर ने कुछ अलग सोचा, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। मुक्तसर के गांव कोलियावाली की हरपिंदर कौर ने पिछले साल 3 एकड़ में झींगा मछली का फार्म हाउस खोला और करीब 40 लाख रुपए की आमदनी की। जी हां, चौंकिए मत, पूरे 40 लाख रुपए कमाए हैं। परिवार गरीबी में गुजर बसर कर रहा था, हालात तंग थे, लेकिन इस परिवार को आर्थिक तंगी से निकालने का श्रेय हरपिंदर कौर को जाता है। इसमें हमें बहुत ही फायदा हुआ है तो और हमारे फार्मर खेत में आते हैं और वो भी देखकर बहुत खुश होते हैं। हरपिंदर कौर के पति फतेह सिंह बताते हैं कि पहले वो मदद मांगते थे, लेकिन आज मदद कर रहे हैं।
ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ है। फसल बर्बाद होने की वजह से खुदकुशी कर रहे किसानों के लिए हरपिंदर कौर एक नई उम्मीद बनी है। ऐसे किसानों के लिए आज मिसाल बन चुकी है जो हालात के सामने घुटने टेक देते हैं। हरपिंदर कौर किसानों से खुदकुशी ना करने की अपील कर रही हैं और कह रही हैं कि इस तरह से सहायक धंधों को अपनाएं और अपनी जिंदगी खुशहाल बनाएं। हरपिंदर कौर की इस उपलब्धि और उनके दिखाए रास्ते के लिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल उन्हें सम्मानित करता है। जोरदार तालियों से हरपिंदर कौर जी का भी स्वागत कीजिए। और इसके अलावा अब मैं अपने स्पॉन्सर्स को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी जिन्होंने इस खास कार्यक्रम को और ख़ास बनाया है। एग्री कॉन्क्लेव इज प्रेजेंटेड बाय माइक्रोटेक टेक्नोलॉजी विलेब। अब मैं श्री साई यूनिवर्सिटी से मिस्टर एसके पुंछ को आमंत्रित करना चाहूँगी, प्लीज़ वो मंच पर आएँ। एक बार ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर एसके पुंछ का। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को खास बनाया। और अगले मैं रिम्स यूनिवर्सिटी से मिस्टर एएस चावला को आमंत्रित करना चाहूँगी, प्लीज़ वो मंच पर आएँ। अब मैं मिस्टर हरबिंदर सिंह बरार सीड स्टोर लुधियाना, उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। बेस्ट सीड प्रोड्यूसर ऑफ पंजाब मिस्टर हरिंदर सिंह बरार, प्लीज़ वो भी मंच पर आएँ। इसके अलावा हमारे एसोसिएट स्पॉन्सर्स न्यू स्वॉन मल्टीटेक मिस्टर उपकार सिंह आहूजा, प्लीज़ वो भी मंच पर आएँ। शुक्रिया मिस्टर हरबिंदर सिंह बरार जी। और मिस्टर उपकार सिंह आहूजा मंच पर आ चुके हैं। न्यू स्वॉन मल्टीटेक पावरिंग इनोवेटिव फार्मर्स। और गुरबाज एग्रीकल्चर से मिस्टर जगतार सिंह को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, प्लीज़ वो भी मंच पर आएँ। जगतार सिंह, गुरबाज एग्रीकल्चर, हमारे एसोसिएट स्पॉन्सर्स। और इसके अलावा ट्रैवल टिप से मिस्टर मनिंदरजीत सिंह को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। प्लीज़ ज़ोरदार तालियां हमारे तमाम स्पॉन्सर्स के लिए। और पायनियर इमिग्रेशन से मिस्टर पंकज मित्तल, वो भी मंच पर आए। अगले हमारे स्पॉन्सर्स हैं मैक्सवर्थ एक्सपोर्ट ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर दीपक बट्टू, प्लीज़ वो भी मंच पर आएँ। ज़ोरदार तालियों से प्लीज़ हमारे स्पॉन्सर्स का स्वागत कीजिए। और अगले हमारे स्पॉन्सर्स हैं डॉक्टर शारदा मेडिलाइफ आयुर्वेदिक क्लिनिक से डॉक्टर अर्जुन शारदा एंड डॉक्टर मुकेश शारदा, प्लीज़ वो भी मंच पर आएँ। थैंक यू सो मच। एक बार ज़ोरदार तालियां प्लीज़ हमारे तमाम स्पॉन्सर्स के लिए एक बार फिर से। और नॉलेज पार्टनर हमारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हरप्रीत काहलो, प्लीज़ वो भी मंच पर आएँ प्लीज़। एक बार फिर ज़ोरदार तालियां प्लीज़ हमारे तमाम स्पॉन्सर्स के लिए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हमारी नॉलेज पार्टनर है। एक बार मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का और तमाम अवार्डीज़ को कंग्रेचुलेशंस। मुख्यमंत्री आप हमारे बीच यहाँ आए। और रवीन ठुकराल एडवाइज़र टू दी सीएम पंजाब, थैंक यू सो मच टू ऑल स्टाफ। और राणा सोडी जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूँगी। पंजाब से कैबिनेट मंत्री हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में खास तौर पर आए। तीसरे सेशन के तरफ हम बढ़ने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के उस पार भी लगातार चर्चा जारी रहेगी।